नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक और इस वक्त HTV न्यूज़ स्टूडियो से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इसकी बेहद ख़ास वजह है क्योंकि आज HTV न्यूज़ के स्टूडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत आने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के। यूँ तो चंपारण का नाम जो है कई सारे जो शख्सियत हैं उसके नाम से जाना जाता है पूरे देश दुनिया में, लेकिन अगर बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की हो तो इसमें मोतिहारी से एक बड़ा नाम उभर करके सामने आया है, वह है अमित कुमार सर्राफ का। अमित कुमार सर्राफ रजनीश मिश्रा की हाल में रिलीज़ हुई फिल्म जो 16 मई को रिलीज़ हुई है, उसमें उन्होंने विलेन का रोल किया है। उस फिल्म में आम्रपाली हीरोइन के रूप में है और निरहुआ जो एक भोजपुरी सिनेमा जगत के बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं, वो उस फिल्म के बतौर हीरो हैं। और इसमें जो विलन का रोल है वो अमित कुमार सर्राफ उर्फ बिरजू भैया का है। तो वो अभी स्टूडियो में आने ही वाले हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका। तो जब आएंगे तो उनसे हम बातें करेंगे। एक विलन जिसको आप पर्दे पर देखते हैं और एक विलन जो HTV न्यूज़ के कैमरे पे आएगा वो कैसा दिखता है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। खबर मिली है कि बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तू चिंता मत करा, अपना मालिक के कह दिए 12 घंटा बा अभी हमारा पास में, और 12 घंटा के अंदर वो भिखारी के ही मौत मरी। लेफ्ट ओकरा के मारे के पड़ी। अब ओकर आखिरी समय आ गइल बा, समझ लो। नमस्कार। नमस्कार, आइए, वेलकम इन HTV न्यूज़ स्टूडियो। हेलो सर, ठीक हूँ। कैसे हैं? जी अच्छा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका HTV न्यूज़ के स्टूडियो में। और ये पूरे चंपारण के लिए फ़ख्र की बात है कि आप जहाँ हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में हैं, एक बड़ा नाम के रूप में उभर करके सामने आए हैं। कई सारे फिल्मों का आप निर्देशन भी कर रहे हैं और आपकी जो फिल्म आई है अभी एक डायलॉग भी हमने सुना जी, तो उसी डायलॉग से एक बार शुरुआत हो जाए दोबारा और फिर बात का सिलसिला शुरू करते हैं। डायलॉग शायद कुछ इस तरह से था, सुन जा कह दे अपन मालिक से हमारे लगे अभी 12 घंटा के वक्त बा, वो भिखारी के मौत मरी। यही डायलॉग था शायद। क्या बात है। तो ये माई फिल्म आपकी पहली फिल्म बतौर एक्टर आई है? नहीं, एक्चुअली मैं भोजपुरी में कहा जाए तो ये दूसरी फिल्म है जी। पहली फिल्म इससे पहले, आज से थोड़े दिन पहले पावर ऑफ किन्नर रिलीज़ हुई है जी। तो उसमें मेरे खूब बड़ा रोल नहीं था, उसमें जस्ट एक छोटा सा मैंने किरदार निभाया था जी। उसके जो डायरेक्टर थे हसन गद्दी नाम था उनका जी। तो उनके कहने पे मैंने रोल किया था जी। और कहा जाता है ये जो फिल्म मैंने की माई जी, ये एक्चुअली रजनीश भैया हैं जो मेरे मोतिहारी से कुछ ही दूरी पर उनका घर है, नरकटियागंज, तो वहाँ से हैं। और इस फिल्म के जो हमारे जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है निशांत उज्ज्वल, जो किसी नाम का उनको मोहताज नहीं है। उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री एक बड़ा नाम है निशांत उज्ज्वल जी। तो वो भी मोतिहारी से थे जी। तो रजनीश मिश्रा से एक अलग टच था मेरा। मैं तो एज ए डायरेक्टर ही इंडस्ट्री में आया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि एक किरदार है तुम कर लो, हरचरण का कोई किरदार है आपको करना है। मैंने कहा ठीक है भैया करूँगा। तो इन द टाइम में एक बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। उस वक्त मैं राजकुमार आर पांडे सर की पिक्चर कर रहा था। फिल्म का नाम था दोस्ती और चला मुरारी हीरो बनने। वो मैं निर्देशन कर रहा था, वो गोरखपुर में शूट हो रही थी उसकी। तो शूटिंग एक्चुअली में 2 महीना काफ़ी टायर्ड था, दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी। और रजनीश भैया बोले मुझे इसी गेटअप में तुमको चाहिए। उस वक्त मेरे आप देखोगे पिक्चर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो काफ़ी उसमें देखा होगा थकावट नज़र आ रही होगी आपको चेहरे पर, और बड़े स्किन वगैरह, काफ़ी खतरनाक लुक उसमें आपका है। और एक जो विलेन का रोल होता है वो नज़र आ रहा है। जी 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 जी। तो वैसे ही मेरी शुरुआत हुई। फिर वहाँ से मैं गया। फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे स्क्रिप्ट भी मेरे हाथ पे नहीं आई थी और मैं जान भी नहीं रहा था कि मैं इतना बड़ा रोल कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भोजपुरी के बड़े से बड़े धुरंधर जो आजकल कलाकार हैं, जैसे अवधेश मिश्रा जी हैं,
फिर दिनेश लाल नेरेवा जी हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, विनीत विशाल जी है, अमित शुक्ला जी है, जो भोजपुरी में इतिहास ऑलरेडी रच चुके हैं। उनके आगे परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया और काफ़ी डर डर के ये रोल किया मैंने। और जिस दिन मेरी वहाँ एंट्री हुई उस दिन मेरी फाइट सीन थी। अच्छा। जाते ही मैंने दिनेश लाल यादव जी को, मतलब नेरेवा जी को साथ एक फाइट थी, उनको मारने का सीन था जो आप लोगों ने देखा होगा। तो इन दैट टाइम में मुझे पता भी नहीं था मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ, लेकिन फाइट थी, मैंने कैसे भी निकाल लिया। नेक्स्ट डे फिर स्क्रिप्ट मिली, फिर उसके बाद हम लोगों ने काम किया। एंड यू नो जनता का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है कि मतलब ऐसा हुआ कि रातों रात, मतलब यू नो होता ना जैसे कि एक चाचा जी फेमस हुए थे रातों रात में, उसी तरह मेरी भी एंट्री हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए विलन की। और उसी संदर्भ में मैं शायद आपके पास आज खड़ा हूँ STV में। इसके माध्यम पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और अपना कीमती वक्त मेरे साथ आप लोगों ने बिताया। तो बिल्कुल आपका बहुत स्वागत है। और ख़ास तौर से जब चंपारण से जुड़े लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं देश दुनिया में, तो हम लोग को बड़ी खुशी होती है। और ऐसे लोगों को हम लोग अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे जानते हैं। अमित सराफ जी का ये बॉलीवुड या जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाने का जो एक सफ़र शुरू हुआ, वो कैसे शुरू होता है? एक्चुअली ये तो सफ़र अभी की बात नहीं है। 1994 जब मैं मैट्रिक का मैंने परीक्षा दिया था, उस दौर से ही मतलब मैं मॉडलिंग में थोड़ा इंटरेस्टेड था। तो फर्स्ट मैंने शुरुआत मॉडलिंग से की थी अपनी, और वो मैं उस वक्त असम में था। तो वहाँ मेरी एक्चुअली जन्म धरती असम में है, मोतिहारी मेरा अपना घर है, और आपके स्टूडियो से कुछ ही दूरी पर घर है मेरा। और मेरे फादर जो बिल्कुल आप मिस्कॉट मोहल्ले में ही हैं। मिस्कॉट मोहल्ले में घर है मेरा। मोतिहारी की अगर बात कर लें तो राजू ऑप्टिकल के नाम से जो है एक शॉप बहुत मशहूर है। राजू भैया जो इनके बड़े भाई हैं वो भी काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के हैं, तो उनके ये छोटे भाई हैं। जी बिल्कुल। तो आप कंटिन्यू करें। तो फिर वो मेरे फोर फादर जो थे वो लोग पतौरा, यहाँ गाँव है, पतौरा गाँव से थे। तो इसी तरह मतलब पापा की एक यहाँ ऑलरेडी हमारी फैमिली थी। फादर मेरे 1972 में यहाँ से असम शिफ्ट हुए थे कुछ दिनों के कारण। तो उसका शिफ्टे हो गया हम लोग, वहीं पे मेरी जन्म हुआ मेरा। तो वहीं से मैंने स्कूलिंग जब की थी, स्कूलिंग के टाइम में थोड़ा मॉडलिंग कर रहा था। फिर यू नो जब कॉलेज लाइफ में मॉडलिंग किया मैंने, तो वहाँ से मैंने ग्लैडेक्स मिस्टर इंडिया, ग्रेसिम मिस्टर इंडिया, ये सब मैंने खेला वहाँ पे जाके। उस वक्त मैं ऐसा मोटा भी नहीं हुआ करता था, थोड़ा स्लिम था, फिगर अच्छी थी। तो उसमें मैं मिस्टर आसाम मैंने जीता था। फिर मैं जब वहाँ ग्लैडेक्स खेलने गया था, इन दैट टाइम जॉन इब्राहिम, मतलब ये अर्जुन रामपाल, ये सब साथ में वॉक किए हुए हैं मेरे। अच्छा। उस टाइम में करते थे हम। क्या बात। तो नॉर्थ ईस्ट से मेरी सिलेक्शन हुई थी, मैं गया था। वहाँ से जब मैं लौट के आया तो मुझे कुछ आसामीज फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इन दैट टाइम मैं एक्टिंग का ये भी नहीं जानता था मैं। ये 1995-6 की बात है। फिर 96 में मैंने पहली पिक्चर असम में की, अर्पण, एज ए हीरो मैंने काम किया था। तो 1996 से 2003 तक मैंने वहाँ काम किया। 2003 के बाद मेरी मतलब इंटरेस्ट आया मैं कैमरे के पीछे जाऊँ, एज ए निर्देशक के रूप में जाऊँ। कैमरे के आगे मैंने 6-7 साल वर्क किया था। तो उसमें इंटरेस्ट के कारण मैं बॉम्बे चला गया। फिर वहाँ थोड़ा एक्टिंग वगैरह का काम किया। फिर वो जो निर्देशन की बारीकियाँ वो सब सीखी। सीखने के बाद 2012 से मैं इंडस्ट्री में, पहले बॉलीवुड में काम किया, थोड़ा कुछ सीरियल्स में, इस तरह छोटे छोटे रोल। बॉलीवुड की कौन सी फिल्मों में काम किया आपने? फिल्मों में नहीं, एज एन असिस्टेंट मैंने काम, मैं निर्देशक के तौर पे गया था वहाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट के तौर पे। अभी जैसे नागिन 4 अभी आई थी सीरीज 2018 में, उसमें असिस्टेंट था मैं। जो भी कलर्स में देती है जो जी वो सावधान इंडिया, ये क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, ये सब में भी असिस्ट का काम किया। अच्छा। करने के बाद में वहाँ से फिर मतलब क्या है, वहाँ नाम नहीं हो पा रहा था, जो मुझे चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा भोजपुरी अपनी इंडस्ट्री है, अपनी मातृभाषा है, चलो वहीं चल के थोड़ा ट्राई किया जाए। फिर मैंने 2018 से चालू किया भोजपुरी में काम, लेकिन फिर कोरोना की वजह से 2 साल फिर गैप हो गया। गैप के बाद 2020 से दिसंबर से मैंने जो स्टार्ट की पहली फिल्म कमांडो ऑन मिशन, उसके बाद कंटिन्यू करते चला गया। अभी आज के डेट तक मैंने 18 फिल्में की हैं, जिसमें से 2 या 3 रिलीज हो गई हैं अभी तक। अच्छा। और बाकी सब मैंने ऑन रिलीज है। ऑन रिलीज है। अपकमिंग कौन सी फिल्में हैं? अभी 3 फिल्में आ रही हैं एकदम जो रेडी टू रिलीज है।
एक फिल्म आ रही है वन मैन आर्मी, जिसके अभिनेता आपको चिंटू पांडे हैं, उसमें मैंने विलन का रोल किया। देव सिंह और मैं एज ए विलन काम कर रहे हैं। और एक आ रही है जान काहे बन गई लू, उसमें रितेश पांडे हीरो है, मैं मैन विलन उसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो बातचीत तो आगे भी करेंगे, कुछ अपनी फिल्मों का जो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, कुछ वैसे डायलॉग जो बतौर विलन। डायलॉग तो आते ही आप लोगों ने एंट्री में ही मुझे डायलॉग करवा दिया। इसके अलावा एक कुछ और मैंने क्या डायलॉग सुनना चाहते हैं आप, बताइए आप। जैसे विलन के रूप में जो इम्पोर्टेंट सीन है वहाँ पे जो आपका अट्रैक्शन है या जिस तरह से आप डिलीवर करते हैं। एक्चुअली क्या किरदार अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे विलन में भी अलग अलग टाइप के विलन होते हैं। ऐसा नहीं है कि विलन जो है एकदम खूंखार ही नजर आए। कुछ साइलेंट विलन भी होते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं, यू नो। वैसा कुछ एक्सप्रेशन में भी काम वगैरह होता है। तो डायलॉग बोल के ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग ही है जो मुझे बोलना पड़ जाए। विलन का लुक ही आधा 70% एक्टिंग कर देता है। बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा होगा। जी जी। अभी जो डायलॉग आप लोगों को मैंने आते ही जो दिया वो तो पता ही है आप लोगों को। और भी एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। ए इंस्पेक्टर, तू है 5 नंबर, तेरे जैसे 4 मैंने ऑलरेडी सफ़ा कर दिया, संभल कर रहना, मैं रंजीत सिंह हूँ। ये भी एक डायलॉग था। क्या बात, Thank you. बहुत खूब। तो भोजपुरी माई फिल्म जिन लोगों ने देखी होगी उनको ये किरदार नज़र आ रहे होंगे, वो चेन बड़ा सा रखा हुआ और एक खूंखार एक गुंडा के रूप में जो सामने आता है, वो चेन सब कहाँ हो गया? वो चेन सब वो लोग तुरंत पहनाते हैं और पैकअप होने के साथ ही खोल के रख लेते हैं ड्रेस वाले लोग। सभी ओरिजिनल तो होते नहीं है, पता है आपके। जी जी जी, उसमें ड्रेसमैन वगैरह होते हैं, वो लोग अपना ऑर्नामेंट जो देते हैं हम लोग पहनते हैं, फिर उनको वापस कर देना पड़ता है। अमित जी, हम कुछ बेसिक सवाल जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जानना चाहेंगे। एक बड़ा तबका है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ को या भोजपुरी फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसलिए लोग कहते हैं कि जो है भोजपुरी फिल्में अश्लीलता फैलाती हैं। तो एक जो ये समाज के अंदर जो बातें चल रही हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली ये पहले ऐसे होती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मेरे आने से सब कुछ हो गया। काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत लोग अश्लीलता के खिलाफ मोर्चा में बैठे हुए भी हैं और लगे हुए हैं। लेकिन आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, जैसे मेरी फिल्म माई, उसमें बिल्कुल भी आपको ये नहीं है, मतलब अश्लीलता नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, अश्लीलता फिल्मों में नहीं है, अश्लीलता गानों में है। जी। जो एल्बम्स बनते हैं, जो डबल मीनिंग गाने होते हैं, वो अश्लीलता वहाँ से परोसी जाती है। वो गाने हमारे शादी ब्याह हर जगह लोगों ने एंटरटेन के लिए, जैसे होली पे हो गया या शादी ब्याह हुआ या कोई भी चीज़ हो, उस जगह उन लोग यूज़ करते हैं। और जिसका डबल मीनिंग होता है, जो कि परिवार के साथ सुना नहीं जा सकता है। इसके वजह से लोग ये सोचते हैं कि गाना जब ऐसा होगा तो पिक्चर कैसी होगी। लेकिन आजकल फिल्म जो है, फिल्म बहुत डेवलप हुई है पहले से। अभी खेसारी से सुधार हुआ जी। अभी खेसारी जी की फिल्में आ रही है, संघर्ष 2, अब देखिए माई, अभी बहुत पिक्चरें आ रही है, पवन सिंह जी की आई हैं अभी, हर हर गंगे। ये सब बड़े बजट की अच्छी फिल्में हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा मेकिंग है। मेरी भी एक पिक्चर आ रही है आपको, मिशन चाइना, वो देखिए आप, उसका मेकिंग देखिए। जी। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग, ऐसा एक्चुअली नहीं, पहले की तरह भोजपुरी काफ़ी बदल चुका है। कुछ समय बाद आपको हम लोग जैसे बॉलीवुड के टक्कर में तो है ही, ऐसा तो नहीं है। हमारी बजट कम हो सकती है लेकिन क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कुछ है जो कम बजट की फिल्में हैं जो चैनल पे चलती है, उसके लिए जितना बजट चैनल से मिलता है उतने पे काम करना पड़ता है, तो इसके हिसाब से। लेकिन आजकल अश्लीलता बिल्कुल कम है, क्योंकि चैनल, मैक्सिमम फिल्में जो चैनल पर रिलीज होती हैं, और चैनल कभी भी अश्लीलता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सारे समाज के लोग बैठ के उस चैनल को देखते हैं। अमित जी, जो फिल्मों में काम करते हैं, आमतौर से जैसे एक साइकोलॉजी होती है, बहुत सारे लोग उसको रियल मान करके इमोशन में खो जाते हैं। जी। आप बतौर एक विलन का किरदार करते हैं तो नेचुरली एक नेगेटिव आपका जो है रहता है। जी। तो नेगेटिव किरदार जो है वो पर्दे पर लोग देखते हैं, तो जो विलन का रूप होता है वो उसी रूप में उसको देखते हैं। जी। तो जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है, उसमें आप बतौर विलन क्या फ़र्क महसूस करते हैं? एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक जितना भी सुना है, जैसे विलन पहले अमरीश पुरी साहब थे, रंजीत जी थे ना, एज ए ह्यूमन बीइंग दे आर वेरी गुड पर्सन,
सबको जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे थे। रियल लाइफ और रियल लाइफ में ये अंतर, रियल लाइफ जो हमारी जो वास्तविक ज़िंदगी है वो तो हम लोग, मैं किसी का बाप भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का चाचा भी हूँ, किसी का हस्बैंड भी हूँ, वो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें हमें वो किरदार करना पड़ता है। अब वो जो रियल लाइफ में क्या है वो हमें किरदार में ढाला जाता है और हम एक एक्टर होने के नाते उस किरदार को जीने की कोशिश करते हैं पर्दे पर। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप कोई किरदार कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, यानी कि फाइटिंग सीन जिसे कहते हैं, तो फाइटिंग सीन में ऐसा भी कभी वक्त आता है कि आप ये सीन करते हुए किसी को गंभीर चोट आ जाए, जैसे एक बार अमिताभ बच्चन के साथ हुआ? सर एक्चुअली क्या होता है, ऐसा कुछ ट्रेन लोग होते हैं, ऐसे तो फिल्मों में चोटें लगना तो आम बात है जी, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन वगैरह हम लोग लेते हैं जी, बाकायदा। जो अगर वो जो उड़ने का सीन हो, कुछ जो हार्नेस वगैरह भी लेते हैं, प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत सीने हमारी डमी भी, वो फाइट डायरेक्टर जो होता है उसमें डमी भी होता है। जैसे आपका जो कैरेक्टर है, आपको कहीं गिरना है, आप हीरो नहीं गिर पाएंगे, तो आपका डमी यूज़ किया जाता है। सेम आप ही के शकल काटी का हाथ आदमी को यूज़ किया जाता है, जिसको लोग स्टंटमैन भी बोलते हैं, डमी भी बोलते हैं, सब तरह के बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी फाइट में वो जो एक अंदर में जोश रहता है, कभी गलती से लग भी जाए तो एक दो चोटें आती हैं माइनर। आपने सीन करते हुए कुछ किसी को मारा भी? मारा तो नहीं, लेकिन मुझे लगी थी। 2 बार मेरे साथ लगी है मुझे। अच्छा, लगी थी मैंने। एक लगी थी क्या वो थोड़ा सा उसके एक पिक्चर, ये जो भी मैंने आपने माई जो देखा था, माई में आपने एक सीन देखा होगा जिसमें दिनेश जी मुझे पकड़ के एक वॉल में मारते हैं, मैं वॉल तोड़ के उस पार गिरता हूँ। वो सीन किसी डमी ने नहीं किया था, मैंने खुद किया था। अच्छा। मैंने डमी बनाया गया था, लेकिन मुझे उस सीन में ढलना था उसमें, तो मैंने कहा मैं खुद करूँगा, मैंने खुद किया। उस वक्त जब वो शूट किया मैंने, तो सभी लोग थे, इवन दिनेश जी ने ही वो मैंने मुझे पकड़ करके वॉल में मारा था। आपकी जो कर काटी है दिनेश जी उठा लिया था? नहीं, उठाना नहीं था, जस्ट लेके स्लाइड करना था ऐसे, ठीक है। तो उस वक्त जब हुआ तो उसमें कुछ था जो मेरे सर पे थोड़ा सा हल्का स्निक हुआ, लेकिन कहते हैं ना जहाँ खून गिरता है, जहाँ खून पसीना जब एक होता है तो वहाँ सुंदरता बनती है और वहाँ मतलब सक्सेस आएगा ही ज़रूर। इसके वजह से शायद लगता है मेरा खून पसीना दोनों बहा इस पिक्चर में। माई आज के डेट में सुपर डुपर हिट फिल्म है और लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू। ये जो प्लेटफॉर्म है जी, जो अब जो है थोड़ा सा फिल्मों का रिलीज का भी कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गया है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहे हैं। क्या कभी इस फिल्म को लोग पर्दे पे भी देख सकते हैं सिनेमा हॉल में, या सिर्फ OTT या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर्दे पर भी फिल्म आएगी। एक्चुअली क्या है, पहले ऐसी थी कि सबसे पहले हमारी विडंबना ये है कि भोजपुरी फिल्मों को आज तक मल्टीप्लेक्स मिला ही नहीं। बहुत कम ही ऐसे पिक्चरें फिल्में हैं जो मल्टीप्लेक्स पर रिलीज़ होती है, क्योंकि हमारे बिहार में चाहे यूपी में सिंगल थिएटर में ही आजकल वो भोजपुरी फिल्में चलती हैं, जिसमें जो ग्रास लेवल के लोग हैं वो लोग जाते हैं। एक मिडिल क्लास के लोग उस हॉल में जाना पसंद नहीं करते सिंगल थिएटर में, ठीक है। मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ नहीं होना और सिंगल थिएटर में रिलीज़ होना, उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑडियंस है वो बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, एक से एक OTT प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म के जरिए। और जो माई फिल्म हुई थी, इनके जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर, जो निशांत उज्ज्वल जी, उनका ये कहना था ये माई जो फिल्म है इतनी संवेदनशील फिल्म है, आप भी देखेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपके आंखों में भी जरूर आंसू आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी फिल्म है। उनका एक मिनट, सॉरी, वो निशांत जी का ये सोचना था कि ये पिक्चर हर माँ को देखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जियो सिनेमा को इसका जिम्मेवारी दी। और जियो सिनेमा ने भोजपुरी चैनल जियो स्टूडियो बोल के चैनल जो भोजपुरी के लिए पहली यही फिल्म है, इससे उन्होंने शुरुआत की और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। घर घर तक लोगों ने देखा, देश से लेकर विदेश तक लोगों ने इसको सराहा है। अगर आपको इजाज़त अगर हो जी, तो उस फिल्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को बता सकते हैं कि क्या है इस फिल्म में? एक्चुअली बहुत लोगों ने फिल्में दी, अभी तो मैं स्टोरी रिवील करना, एक्चुअली हम एक्टर हैं तो हमें ये शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। मैंने इसमें एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपनी माँ के लिए हर कुछ कर सकता है, तो वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना पे मजबूर हो जाता है अपनी माँ के लिए कि वो ज़िंदगी जीने से ही उसकी माँ की प्राण रक्षा होगी। तो इस वजह से एक अमीर इंसान एक गरीबी की ज़िंदगी जी के देखता है और वो एक पीरियड तक जीता है जिसमें उसके साथ बहुत घटनाएं घटती हैं, मुझसे भी उनकी टक्कर होती है
पिटाई उनको पड़ती भी है और वो पीटते भी हैं, दोनों हैं। अल्टीमेट क्या होता है, वो अपनी उस टास्क को पूरा करते हैं और उनकी माँ उनके जीवन में वापस लौट के आती है। ये एक अटैचमेंट है माँ और बेटे का। अगर कोई इंसान अपनी माँ से प्यार करता है, जो फिल्म देखेंगे, जो भी देखेंगे, निश्चित तौर पर उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये मेरा मानना है। मैं अभी तक 10 बार खुद देख चुका हूँ। मेरे घर पे भी लोग डेली देखते हैं। अब पिक्चर काफ़ी अच्छी बनी है। जी जी। तो जाते जाते जो है आपसे कुछ ये हम एक दो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल और हम आपसे कर लेना चाहते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का रुख करते हैं, रुख करना चाहते हैं या फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। इसी दरमियान जो है कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो शोषण का शिकार हो जाती हैं और पूरी उनकी लाइफ चौपट हो जाती है और ना माया मिला ना राम जो कहते हैं, तो वो उस तरह का सिचुएशंस होता है। अगर कोई आप जो मीटू बोलना चाह रहे हैं, आप खुले लफ्ज़ों में मीटू बोलना चाह रहे हैं आप। अगर कोई ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे इंडस्ट्री में एंट्री लेनी चाहिए? टू द पॉइंट कि सबसे पहले इंडस्ट्री में जाने से पहले अपने आप को उस काबिल बना तो लेना चाहिए पहले, कि आप अच्छे से एक्ट कर सकें, आपको एक्टिंग आती हो, कैमरा के सारे एंगल्स आपको पता हो, कैमरे के बारे में नॉलेज हो, आपको थिएटर वगैरह किए हो, नाटक वगैरह किए हो। सबसे पहले नॉलेज बहुत ज़रूरत है, एक नंबर। नॉलेज के साथ साथ जब आप अपने फिटनेस पर भी आपको ध्यान देना है, एवरीथिंग, सब कुछ। हम तो विलेन है, चलो किसी तरह चल जाते, लेकिन हीरो या हीरोइन सबको अपने फिटनेस से लेके, अपने फेस से लेके सब चीज़ पे वर्क करना पड़ता है। इन सब वर्क करने के बाद जब वो इस इंडस्ट्री में जाती हैं, तो इसमें हर जगह कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, है ना। लेकिन उन्हीं के बीच में हमें अपनी जीवन को जीना है। तो वो सिलेक्शन आपका होता है कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े या बुरे लोगों के साथ। कभी कभी गलतियां लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से नई इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। तो ये तो उनका, जो आदमी घर छोड़ करके दूर रह के एक्टिंग करना चाह रहा है और वो एक्टिंग में ट्राई कर रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी स्टेप लें, सोच समझ के लें, अच्छे और बुरे की पहचान करके लें। जब आप घर से बाहर रह सकते हैं, मतलब आपके अंदर सब काबिलियत है, तो आदमी पहचानने की भी काबिलियत रखनी चाहिए और अच्छे वर्क को करना चाहिए। That's it. अमित जी, आप STV न्यूज़ के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें की है हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने मिशन में और बेहतर करें। थैंक यू मच, थैंक यू। मैं एक बार STV को वापस से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। STV न्यूज़ मोतिहारी के स्टूडियो में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मुझे नहीं पता था मोतिहारी में ऐसे भी स्टूडियो है और इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं आप लोग। आज काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ और एक बार दोबारा से बोलना चाहूँगा, मैनी थैंक्स STV न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।